समाजवाद की दो धाराएं रही दुनिया में। एक तो कार्ल मार्क्स की धारा थी जिसको वो वैज्ञानिक समाजवाद कहते, साइंटिफिक सोशलिज्म कहते थे। और दूसरी धारा थी जो लेखक थे, साहित्यकार थे, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। तो उनका था फेबियन सोशलिज्म, एक फेबियन सोसाइटी की स्थापना उन्होंने की थी और मार्क्स के जस्ट बाद वो है बर्नार्ड शॉ। तो उन्होंने अपने समाजवाद को कहा लोकतांत्रिक समाजवाद, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। तो भारत में जिस समाजवाद का विकास हुआ वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म यानी लोकतांत्रिक समाजवाद या जनतांत्रिक समाजवाद था। और ये मार्क्स का भी वैज्ञानिक समाजवाद की, जो कि मार्क्सवादी हम लोग के यहाँ जो थे लोग, यहाँ तक कि आचार्य नरेंद्र देव भी शुरू में मार्क्सवादी थे और अपने को वो वैज्ञानिक समाजवादी मानते थे। लेकिन गांधी जी के संपर्क में आने के बाद आचार्य जी में परिवर्तन हुआ और बल्कि समाजवाद के बारे में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का भी ये कहना था कि हम सब तरह से मार्क्स के सिद्धांतों से सहमत हैं, लेकिन एक जो हमारी असहमति है वो है कि वैज्ञानिक समाजवाद में मार्क्स जो कहते हैं, जिस क्रांति की बात करते हैं, उसमें हिंसा पर जोर है। और जो फेबियन सोसाइटी है, हमारा जो लोकतांत्रिक समाजवाद है, उसमें हिंसा के लिए स्थान नहीं है। यही अंतर था। तो हमारे यहाँ जो समाजवाद जिस अर्थ में हम लोग ग्रहण करते हैं वो उसी जो फेबियन सोशलिज्म है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का, उसी का विकास हुआ, जिसमें आचार्य नरेंद्र देव जो पहले मार्क्सवादी थे और वो सभी लोग। तो इसको मैं 3 दौर में देखता हूँ कि ये जो टूटने और जुड़ने की जो प्रक्रिया हुई, इसके 3 दौर है। हमारे यहाँ समाजवाद का विकास जो हुआ है वो आप 34-35 से ले कि पहले तो क्योंकि और वहां से ही टूटने जुड़ने का सिलसिला चलता रहा। तो जो अब पहले दौर के जो पुराने समाजवादी उन लोगों से मैं लेता हूँ, जैसे आचार्य नरेंद्र देव हुए या आचार्य कृपलानी थे, SM जोशी थे, अच्युत पटवर्धन थे, SN द्विवेदी थे उड़ीसा वाले, अशोक मेहता थे, यूसुफ मेहर अली थे, लोहिया जयप्रकाश नारायण उसी कड़ी में आते हैं सब लोग। तो ये दौर जो है समाजवादियों का भारत में, इनके बीच भी मिलने और बिछुड़ने का दौर चला। लेकिन ये पीढ़ी जो थी समाजवाद की, ये पहली पंक्ति की पीढ़ी थी, प्रारंभिक पीढ़ी थी, आचार्य नरेंद्र देव से लेकर के SM जोशी या अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, ये सारे, कृपलानी जी। तो ये लोग बड़े अध्ययनशील और कहें कि बौद्धिक लोग थे। इनमें बौद्धिक प्रखरता ज्यादा थी और तर्कशीलता थी, तर्क के आधार पर किसी चीज को कबूल करते, स्वीकार करते थे। अतिशय बौद्धिकता भी कभी कभी मनमुटाव का कारण बन जाती है। तो उस दौर के समाजवादियों में बड़े अध्ययनशील लोग थे, पढ़ते थे, दुनिया भर का साहित्य पढ़ते थे, क्रांति का इतिहास पढ़ते थे, अलग अलग देशों में जो राजनीतिक संघर्ष हुआ उससे वो परिचित लोग थे, उस पर बहस करते थे। और बहस में स्वाभाविक है कि तर्क के आधार पर अपने को साबित करना चाहते थे कि हम सही हूँ, तो उसमें मनमुटाव हो जाता था। तो मेरा अपना मानना है व्यक्तिगत तौर पर कि पहली पीढ़ी के समाजवादियों में जो बड़े तर्कशील और बौद्धिक लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, उनमें जो टूट की बात आई या मनमुटाव पैदा हुआ,
जी। वह इसके कारण हुआ। जी। कोई राग द्वेष नहीं था उनके मन में, विशुद्ध उनकी तार्किकता थी, जी। उनका विवेक था और अपना बौद्धिक वर्चस्व कायम करने के क्रम में ये मनमुटाव उनके बीच होता था। जी। 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 और फिर जुड़ जाते थे। हृदय से बिल्कुल साफ थे लोग, ऐसा नहीं। जी। जी। तो एक हम कह सकते हैं कि वो सात्विक मनमुटाव था। जी। सात्विक, उसमें कोई राग द्वेष इस तरह की बात नहीं, ईर्ष्या और जी। बड़े। तो इसलिए और वो कहें कि भारत के समाजवादियों की वो पीढ़ी बहुत आदर्शवादी लोग थे। आजादी का एक जज्बा उनके भीतर था, देश को आजाद करना चाहते थे। जी, निश्चित रूप से। और लेकिन यही बस बहस करने की परंपरा इनमें शुरू से रही। जी। गैर वामपंथी धारा थी, विश्वास करके आंख मूंद कर, उसमें तर्क की जगह नहीं थी। जी। 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 और आरएसएस का ही जो गठन हुआ, जी। तो उसमें एक सिद्धांत दे दिया गया, सब लोग उसमें विश्वास कर रहे थे, उसमें तर्क नहीं कर सकते थे। जी। लेकिन समाजवादियों में तर्क बहुत होता था। जी। 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 और इसलिए उनमें बिखराव भी, टूट भी हुई, बिखराव भी हुआ। जी। लेकिन ये निश्चल लोग थे, हृदय में कोई मलिनता या कोई इस तरह से दुराव का भाव नहीं था। जी। तो इसमें जो है बाद का जो दौर है, हाँ, 1990 के बाद का दौर। 90 में मैं तो कहता हूँ एक और दौर है, मैं जिसको कहूंगा कि 90 तो आया है, इसके पहले मैं ये दौर जो था, जो 34-35 से लेकर के आजादी तक चला। जी। 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 फिर 52 का जो चुनाव हुआ, पहला वहां से लेकर के देखें 67 का। जी। 67 का दौर बहुत महत्वपूर्ण है देश में परिवर्तन की दृष्टि से। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और समाजवादियों की बड़ी भूमिका थी 1967 में जो बदलाव हुआ था। जी, संविध सरकार बनी थी। जी। जी। तो पहली बार 8 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी थी। जी। जी। और इसके केंद्र में लोहिया थे, जिनका गैर कांग्रेसवाद था। जी। जी। तो समाजवादी लोहिया ने थोड़ा उदार बनकर सबको जोड़ा। जी। और वो जो संविध सरकारें बनी थी, उसमें आप देखेंगे कि समाजवादी थे, जी। उसमें सीपीआई के लोग भी थे, जनसंघ के लोग भी थे, जी। जनसंघ के लोग भी थे। जी। तो एक कांग्रेस के एकाधिकारवाद के खिलाफ लोहिया ने एक नारा दिया था। और वो सारे लोग देश भर में और हिंदी भाषी राज्यों में विशेष रूप से परिवर्तन हुए। 42 और 67 दो रेखांकित करने वाले दौर हैं। 42 में भी समाजवादियों की बड़ी भूमिका थी और सभी युवा लोग थे। लोहिया, जयप्रकाश, ये सारे लोग, अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन और आसफ अली। तो इन लोगों ने, और जब मैं 34 से इसकी शुरुआत करता हूँ कि यही अंजुमन इस्लामिया हॉल में 17 मई को, 17 ही मई देखना होगा ये, मई में ही वो सम्मेलन, पहला सम्मेलन हुआ था समाजवादियों का, जिसमें आचार्य नरेंद्र देव ने अध्यक्षता की थी। तो वो तो संगठनात्मक दृष्टि से वो चला। और फिर एक गांधी के प्रभाव में जब धीरे धीरे लोग आए तो सीएसपी का गठन हुआ, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी प्रथम चुनाव तक ये लोग साथ रहे, कहीं 56-57 में ये लोग अलग हुए हैं एक तरह से। जी हाँ। तो यहाँ तक कि आचार्य जी ने भी उत्तर प्रदेश में चुनाव, विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीत कर विधायक बने थे। लेकिन बाद में उन्होंने इस्तीफा कर दिया। उनके साथ 11 विधायक थे सीएसपी के, जो कांग्रेस के टिकट पर मैंने चुनाव लड़े थे, लेकिन थे समाजवादी। तो जब अलगाव हुआ तो सबों ने इस्तीफा कर दिया था आचार्य जी के कहने पर। पहले दौर के जो समाजवादी थे उनमें जो टूट हुई या जो मनमुटाव हुआ, वो तर्क के कारण, मतभेद के कारण, वैचारिक मतभेद के कारण, विचार की प्रधानता थी वहाँ और उस पर बहस करते थे, अलग हो जाते थे। तो 42 में इन सबकी भूमिका थी, क्योंकि 42 की क्रांति का, अगस्त क्रांति का नारा तो गांधी ने दिया था। उन्होंने आह्वान किया था करो या मरो का। तो कांग्रेस के जितने बड़े नेता थे वो गिरफ्तार हो गए 9 अगस्त तक। कहें कि 9 अगस्त, 8 अगस्त को
बम्बई में सभा हुई थी गांधी जी की, कांग्रेस का अधिवेशन था जिसमें सारे लोग थे, और उसी में उन्होंने अंग्रेजों भारत छोड़ो और करो या मरो का नारा दिया था। जी। तो 8 को बैठक हुई थी, 9 की सुबह तक जितने लोग थे गांधी जी को नजरबंद कर दिया। ये जवाहर लाल नेहरू जितने बड़े नेता थे सब गिरफ्तार हो गए थे। 42 के आंदोलन को समाजवादियों ने ही चलाया एक तरह से। अच्छा। हाँ, और सभी लोग नौजवान थे। तो मैं तो मानता हूँ कि 42 का आंदोलन समाजवादी नौजवानों का आंदोलन था, क्योंकि कांग्रेस को तो सारे अधिकांश नेता गिरफ्तार हो गए थे। जी। और इन लोगों ने भूमिगत आंदोलन चलाया 42 का। इसलिए पूरे आप कह लें कि हिंदी भाषी राज्यों में और दक्षिण में भी, दक्षिण तक इनका प्रभाव गया था, लेकिन कम था दक्षिण में। तो ये समाजवादी लोगों का, और बिहार में तो बिहार के कई जिलों में समानांतर सरकारें बन गई थी जी, उसमें इन्हीं लोगों की देन थी। ये भूमिगत रेडियो का प्रसारण ये लोहिया ने शुरू किया था। उषा मेहता थी उनके साथ में, अभी उषा मेहता पर भूमिगत रेडियो जो ऑल इंडिया रेडियो पर कोई फिल्म बन रही है, लोग बना रहे हैं लोग। तो ये भूमिका थी उस समय तक। 42 में कोई टूट इस तरह नहीं हुई, सभी एकमत थे, और क्योंकि गांधी को आदर्श मानते थे जी। और लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस का मैंने शासन आजादी के बाद इन लोगों का थोड़ा मोह भंग होता गया, तो फिर 52 के बाद मैंने कहा कि 57 से बिल्कुल ये लोग अलग हो गए थे। तो वो टूट राजनीतिक कारणों से और सिद्धांत के आधार पर टूट हुई थी, जो सीएसपी से केवल ये सोशलिस्ट पार्टी होकर के इनकी पहचान बनी जी। और कांग्रेस सब हटा दिया इन लोगों ने अपनी पार्टी से। अच्छा। तो उसको मैं बिल्कुल सैद्धांतिक मानता हूँ टूट, वो सैद्धांतिक टूट थी जी। हाँ, यानी 67 के बाद 74 का आंदोलन जो शुरू हुआ उसमें भी देखिए जी। तो एक बार लोहिया के उस प्रयास को जेपी ने चरितार्थ करने की कोशिश की जी। कि जो गैर कांग्रेस बाद वो अकाल मृत्यु जिसकी हो गई थी 2-3 साल के बाद, सारी सरकारें गिर गईं अपने अंतर्विरोध के कारण, टकराव के कारण। उसमें भी अहम का टकराव था। अब राम नरेश यादव थे मुख्यमंत्री जी। तो वहाँ फिर मुलायम सिंह यादव खड़े हो गए जी। फिर यहाँ कर्पूरी ठाकुर थे तो श्याम सुंदर दास खड़े हो गए, ये सब सोशलिस्ट ही थे जी। तो ये अंतर्विरोध के कारण ये टकराव होता गया, टूट होती गई। ये दूसरा चरण जो है इसमें अहम का टकराव ज्यादा था जी। तो पहला चरण, पहला दौर जो उसे बौद्धिक विमर्श में तार्किकता और अपने विचार वैचारिक आग्रह कि हम ज्यादा तर्कशील, तो मेधा ने उसको एकदम बिखराव ला दिया जी। और दूसरा जो दौर है इसको आप ठीक ही है, ये अहम का टकराव था जी। हम बड़े और हमारी बात रहे पार्टी में जी। तो ये टूट होती रही जी। कि अब देखेंगे मधुली में के खिलाफ राजनारायण आकर लड़ गए बिहार में, मधु जी हार गए, फिर दोनों हारे जी। तो इस तरह से ये अहम का टकराव एक तरह था। कर्पूरी ठाकुर के खिलाफ राम सुंदर दास जो समाजवादी ही धारा से आए थे, उनको कांग्रेस ने ये कर दिया और फिर वो कर्पूरी ठाकुर हट गए और कुछ दिन के बाद इनकी सरकार भी चली गई। तो ये अहम का टकराव और कांग्रेस की एक तरह से बांटने की राजनीति, फूंक डालने की, तो उसके कारण ये लोग ये हो गए और बिखर गए। और तीसरा चरण 90 के बाद इसको मैं कहूँगा तीसरा चरण है क्योंकि एक तीसरी पीढ़ी आ गई, उसी धारा से पैदा हो गई ये तीसरी पीढ़ी, जिसमें वो जयप्रकाश जी की बड़ी भूमिका थी। 77 का आंदोलन हुआ, फिर उस आंदोलन के बाद हालांकि उसके भी अंतर्विरोध से थे अपने। तो ये जो लोग आए तो तीसरे चरण को मैं मानता हूँ
आप खासकर हिंदी भाषी क्षेत्रों में देखेंगे जी जी कि इसमें इसके दो कारण थे। हम तो था टकराव तो यह था, लेकिन सत्ता लिप्सा जी कि हम काबिज रहे सत्ता में जी वो इसके कारण ये टकराव हुआ, टूट होती गई, बिखराव होता रहा। अच्छा। तो सत्ता अपने आप में, क्योंकि सत्ता पर कोई काबिज होता है तो उसी के दूसरे संगी साथी जो होते हैं उनके मन में कभी कभी एक कहे उसके प्रति एक अन्यथा का भाव पैदा हो जाता है कि भाई ये बड़े सुख में है, मजे में है, चलो तो ये लड़ते झगड़ते रहे लोग। जी जी। और उसमें बल्कि कहें कि समाजवादियों का जो पतन हुआ उसमें धन लिप्सा भी, धन भी एक कारण रहा जी। जिसको बटोरवाद लोग कहते थे, या कभी कोई कहते बटोरने की प्रवृत्ति। अच्छा। बटोरवाद जी। तो आप देखेंगे कि मैं नाम नहीं लूंगा किसी का जी, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी जी बहुत अच्छा संगठन था जी, बिहार में भी अच्छा संगठन बना था जी, मध्य प्रदेश में भी और राजस्थान में भी था जी, लेकिन ये लोग बिखरते चले गए। जी, उसमें कि कुछ दिन सत्ता में रहने के बाद सत्ता का जो सुख होता है जी, वो कुछ मदान कर देता है। जी, तो मद जो है, अहम जो था, जी, कहे कि दूसरे चरण का अहम, जी, दूसरे चरण में जिसमें, लेकिन अहम के पीछे कुछ सिद्धांत भी था, विचार भी था जी, लेकिन यहाँ वैचारिकता गौण हो गई जी, और इसके पास संपत्ति अधिक इकट्ठा हो गई तो कुछ मद आ गया, जी। इसके कारण भी बाकी लोग छिटकते गए, टूट होती गई। यानी तीसरे चरण में 90 के बाद का जो दौर है उसमें जो है अहम जो था वह वैचारिक नहीं रह गया। हाँ, और उसमें जो है लोगों की जो है लिप्सा, खास कर धन के प्रति लिप्सा, धन जायदाद और सब बहुत मैंने हम संग्रह करने ज्यादा से ज्यादा अगले 2-3 पुस्तों के लिए सत्ता लोलुपता भी बढ़ती चली गई, बढ़ती गई। तो इसके कारण जी। और तो समाजवाद जो पूरे समाज को लेकर चलता है कि उसकी अलग अहमियत है। समाजवादी धारणा जो होती है, उसकी जो विचार है जी, उसमें बहुत संग्रह की गुंजाइश नहीं है जी, व्यक्तिगत संग्रह। जी जी जी। तो 1990 के बाद जी, खास करके 2000 के बाद बिहार में जो नया बिहार बना, झारखंड अलग होने के बाद, जी जी जी, यह जो दौर है इसमें जो समाजवादी चरित्र की पार्टियां हैं, जी जी, जैसे जदयू, राजद और उस समय रामविलास जी भी थे, तो सब ये लोग एक ही विचारधारा से ओतप्रोत थे। तो ये जो सभी सामाजिक क्षेत्र की पार्टियां हैं लड़ती झगड़ती रही। एक बार ऐसा भी है कि विधानसभा चुनाव में ये एक हो गई, लोकसभा चुनाव आते ही बिखर गई, फिर जो है फिर उनमें आपस में जुड़ाव होता है। तो इसको कैसे, किस नजरिए से देखते हैं आप? देखिए, इसको तो ये टूटना और जुड़ना जो है जी, इसको इस पर मैं रहीम का एक मैं दोहा कहूँगा जी, कि रहीम ने लिखा, रहीम तो उनके नीति के दोहे हम लोग पढ़ते रहे हैं शुरू से। जी जी, और वो रहीम तो अकबर के मंत्री भी थे जी, उनके लॉ मिनिस्टर थे रहीम जी, अकबर के, और तुलसीदास से उनकी गाढ़ी मित्रता थी। जी जी, तो राजनीति में भी और साहित्य में भी उनकी पैठ थी। साहित्य में तो कवि थे ही वो, लेकिन राजनेता भी थे जी। तो उन्होंने लिखा है कि दोहा कि सोना सज्जन साधु जन टूटे जुड़े हजार। सोना, साधु और सज्जन, तीनों का स्वभाव एक तरह का होता है। जी। सोना सज्जन साधु जन टूटे जुड़े हजार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के एक ढका दरार। वाह, जी जी। यानी जो सज्जन सोना है, सोना को आप तोड़िए, कितना भी तोड़िए तो अलग अलग रूप उसका आ जाएगा, जो वो आभूषण बन जाएगा। जी। सज्जन का स्वभाव भी वैसा ही है, टूटेगा लेकिन, अच्छा साधु भी वैसे ही है जी, लेकिन फिर जुड़ जाएगा। जी।
तो वो जो एक समाजवादी चेतना थी, एक धारा थी जी, जो इस रूप में 90 तक आई, उसके बाद तक चलती रही, आज भी दिखाई पड़ती है झांकी रूप में। जी हाँ, जी हाँ। तो उसका स्वभाव ही उस सज्जन और सोना और साधु की तरह है। वो लाख बुरा हो जाए लेकिन संकीर्णता उसमें नहीं आएगी उतनी। जी जी। क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं वंश है। जी। तो जो रहीम ने लिखा कि जैसे सोना या साधु और सज्जन, इन तीनों का स्वभाव एक तरह का होता है, ये टूटते और जीवते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जी जी। और दुर्जन का जो स्वभाव होता है जिसमें गांठ बनी रहती है जिसके हृदय में, वो कुम्हार के घड़े की तरह हो जाए है कि जो एक ही धक्का में दरार पर फट कर गिर जाते हैं। जी, वो फिर जुड़ाव की संभावना नहीं होती, जुड़ाव की संभावना नहीं रहती उसमें। जी 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 जी। तो ये मानव हृदय में कहीं कोई ऐसी चेतना है जिसमें एक टूटने की भी और मिलने की, जुड़ने की भी एक प्रवृत्ति रहती है। भाजपा का जो चरित्र है जी, तो क्या वह उस चरित्र को समाजवाद से जोड़ा जा सकता है? अब आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने भाजपा को बदल दिया है। जी, आप गौर करेंगे, मुझे हम लोग कभी बोले, और ये काम आज नहीं, ये काम 67 में भी शुरू हुआ था। लोहिया ने जो प्रयोग किया जी, ये समाजवाद का एक प्रयोग, मैंने एक प्रयोगशाला थी लोहिया की जी, जिसमें दीनदयाल उपाध्याय को भी शामिल किया था उन्होंने। अच्छा जी। और ये जो गैर कांग्रेसवाद बना, यानी गैर कांग्रेसवाद का एक प्रतीक है किसी भी केंद्रित सत्ता जी, या कहे कि एक ऐसी सत्ता जो जन विमुख हो जाए, उसके विरुद्ध खड़ा करने के लिए प्रयोग किया उन्होंने, और अलग अलग तत्वों को लेकर के, अलग अलग धारा के लोगों को लेकर के उन्होंने ये प्रयोग शुरू किया। जी जी। तो पहली बार उस एक कहे कि एकल विचारधारा की पार्टी या जो चिंतन था, उस चिंतन को थोड़ा एक दायरा दिया है, खुले मैदान में ले आए लोहिया। जी जी। तो 67 में जो सरकार बनी उसमें जनसंघ के लोग शामिल हुए ना। जी जी जी। तो एक प्रयोग था कि हम चल सकते हैं, कितनी दूर चल सकते हैं। जी। फिर उस लोहिया की प्रयोगशाला बीच में फिर बंद हुई, फिर जेपी ने उस प्रयोगशाला में कुछ नया शुरू किया 77 में। जी। आपने देखा 74 आंदोलन में। जी हाँ। और 77 में जो सरकार हुई तो जनसंघ ने तो अपना चोला ही नाम भी बदल दिया। जी। एक हो गए सब लोग। जी। ये सब प्रयोग चलता है भारत की राजनीति में। जी। और लोहिया ने जो प्रयोग शुरू किया था जनसंघ के दौर से, जी, उसको जेपी ने फिर जनसंघ का स्वरूप बदल गया। जी। और साथ में केंद्र में सरकार में सब लोग शामिल हुए। जी जी जी। मध्य प्रदेश के रविंद्र वर्मा थे जो RSS के तो भी मंत्री हुए, वहाँ सारे लोग हुए। जी। तो अडवाणी जी थे, सब लोग थे। जी। तो ये हमेशा प्रयोग एक होता रहता है। तो समाजवादियों ने प्रयोग किया, समाजवादी नेताओं ने प्रयोग किया। अच्छा, इसमें एक और प्रश्न जुड़ रहा है जी कि यह जो समाजवादी विचारधारा की शुरुआत हुई, उसके बाद जो उसका आगे बढ़ने का जो दौर रहा है, जी जी, तो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ये लोग गोलबंद हुए, उसके बाद फिर जो है सत्ता परिवर्तन हुआ, बाकी चीजें हुई। तो कांग्रेस पार्टी का जो चरित्र है, क्या वह समाजवादी नहीं है? बिल्कुल समाजवादी रहा शुरू में। जी। लेकिन समाजवादी चरित्र है, कांग्रेस के लोगों में भी है वो। जी जी। लेकिन सत्ता के प्रति अतिशय मोह जी ने उसको परिवार तक समेट दिया। जी जी जी। आप देखें कि आजादी के बाद से जी सत्ता के केंद्र में या सत्ता से अलग जी एक ही परिवार, जी, परिवारवाद पर बहुत चर्चा आजकल हो रही है। जी हाँ, जी हाँ। और मैंने कहा कि मोदी जी ने भारतीय कहें कि जनसंघ जो भारतीय जनता पार्टी के रूप में सामने आई, उसके चरित्र को बदल दिया इधर। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब तो कभी कभी ये होता है, इतिहास का एक दौर, बल्कि बहुत अनोखा दौर चल रहा है जी, कि इसमें वैचारिक कट्टरपन में एक ढीलापन आ रहा है धीरे धीरे। अच्छा, मोदी जी ने जो नयापन अभी दिया भाजपा को, जी, वह क्या है? वो नयापन है कि आप देखेंगे कि अब कहीं वो कट्टरता छिपी हुई होगी, लेकिन
अब जाति पर तो चर्चा भाजपा में नहीं होती थी कभी, मैंने आरएसएस में या ये कहें जनसंघ में। जी जी। और वर्ण की श्रेष्ठता को, जी, वर्ण की श्रेष्ठता को, वर्ण क्योंकि हमारे यहाँ एक जाति जो है, जाति को ही वर्ण के रूप में विभाजित मैंने पहचाना गया। जी। तो वर्ण की श्रेष्ठता को भाजपा, आज की भाजपा ने अस्वीकार कर दिया। जी। अब मोहन भागवत जी की भाषा आप देखेंगे जी, तो सबको लेकर चलने की बात, और सबको मैंने वर्णों, कोई जाति बड़ी नहीं है, ऊपर सब कहते हैं अपने कि बैठ करके वो जो अनुसूचित जनजाति जाति के लोग हैं उनके साथ बैठकर खाना खाते हैं। जी हाँ, यानी जातिवाद भाजपा नहीं मान रही एक। जी हाँ, एक तो मैंने जाति को, मैंने वर्ण को लेकर या जाति को लेकर जो एक रूढ़ भाव था, वो रूढ़ भाव ढीला हुआ है। जी जी जी। तो ये एक बड़ा परिवर्तन है। जी हाँ, ये एक बड़ा परिवर्तन है। जी। फिर इसी तरह जो किसानों को लेकर के छोटी जोत वाले किसान है, छोटे कमजोर किसान है जी, वो कभी मुख्य धारा में नहीं आए थे। जी। किसानों में अगर गणना होती थी तो बड़े किसानों की होती थी जी, या लाभ भी जितने मिले, खेती बाड़ी से संबंधित लाभ वो बड़े किसानों को उपलब्ध होते रहे। जी। तो एक इसके प्रति भी एक दृष्टिकोण बदला है। दूसरी चीज की बिहार में तो इसकी नई शुरुआत हुई नीतीश कुमार जी ने, कि इसमें जो खेत मालिक है और जो खेत में काम करते हैं जी, उनको भी समान हक दिया गया जी। यानी जो मुआवजा मिलेगा तो जो दूसरे के खेत में काम करते हैं वो भी उसके हकदार हो रहे हैं जी। तो ये दृष्टिकोण भी बदला है खेतिहर किसानों के प्रति और खेत मजदूरों के प्रति जी। तो मजदूर और किसान लगभग एक धरातल पर आ गए हैं। जी जी। एक दृष्टिकोण में बड़ा बदलाव हुआ है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। भाजपा ही मानती है अब इसको। परिवारवाद भी, उस पर भी कुछ है क्या? परिवारवाद पर है तो बड़ा इसको लेकर के अभी, क्योंकि परिवार तो भारतीय समाज में एक हजारों साल से एक रूढ़ संस्था रही है। जी, एक संस्था है एक तरह से। जी। तो ये रूढ़ संस्था परिवार तो ये टूटते इसमें अब ऐसा तो यूरोप के समाज की तरह नहीं हो सकता कि परिवार बिखर जाए, पति पत्नी और बेटे बेटी बस इतनी एक इकाई बन जाए, वो नहीं है। तो परिवार बात है, थोड़ा तो मोह होता है लोगों को जी। लेकिन इसमें भी थोड़ा बदलाव आ रहा है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। ऐसे बहुत कम लोग हैं राजनीति में कि जो अपने परिवार को लेकर चर्चा में रहते हैं। अधिकांश आप देखें कि लोकसभा की जितनी सीटें हैं या विधानसभाओं में जो सीटें होती हैं तो ऐसा नहीं है कि एक ही या 2 4 5 परिवारों के कब्जे में हो जी। ये नहीं है। लेकिन हाँ, इससे बचना चाहिए। जी जी जी। इससे बचना चाहिए क्योंकि जब हम समाज की बात करते हैं तो परिवार पर सिमटने में थोड़ी कठिनाई आएगी बाद में, 1-2 पीढ़ी के बाद कठिनाई आ सकती है जी। तो इससे अगर बचा जाए तो ज्यादा बेहतर है। और जिनमें प्रतिभा है, क्षमता है, उस परिवेश में रहते भी स्वाभाविक है जिस परिवार में राजनीति लंबे समय से चल रही है उसके लोग हैं, लेकिन केंद्रीय भूमिका में न रहे, ये कोशिश होनी चाहिए। जी जी जी। ये कोशिश होनी चाहिए कि भाई जो दूसरे योग्य लोग हैं पार्टी के भीतर उनको भी अवसर मिले जी। ये ध्यान रखना चाहिए जी। तो अगर मैं तो मानता हूँ कि भारतीय राजनीति जो है जी एक परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। हाँ बिल्कुल। और ये परिवर्तन बहुत सकारात्मक परिवर्तन भी है कि जो रूढ़ चीजें थी वो टूट रही हैं, रूढ़ियां टूट रही हैं जी। कुछ नए प्रसंग जुड़े हैं जी। नई एक सोच पैदा हो रही है जी। अब जरूरत इस बात की जो बिल्कुल नई पीढ़ी आ रही है जी। उसको अपनी विरासत से परिचित कराने की जरूरत है कि आजादी, क्योंकि आजादी के संघर्ष को नई पीढ़ियां नहीं जान रही है जी जी जी। अभी देश में जो शासन कर रही है दूसरी पीढ़ी जी, दूसरी पीढ़ी, मैं हमेशा कहता हूँ कि राज्यों में भी और देश में भी, केंद्र में भी जी। दूसरी के पीढ़ी के लोग शासन में इस सीधे लड़ाई में नहीं थे, आजादी की लड़ाई में लोग जी हाँ जी। लेकिन इनके बाप दादों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी
जी। तो उनके दर्द को ये महसूस करते हैं दूसरी पीढ़ी के लोग, चाहे राज्य में की सत्ता न हो, चाहे लालू प्रसाद हो, नीतीश कुमार हो, ये सब लोग या केंद्र में नरेंद्र मोदी हो या जो लोग हैं जी, तो इनके पूर्वजों, इनके बाप दादे चाचा ताऊ इन्होंने लड़ाई लड़ी थी, तो उस दर्द को ये महसूस करते हैं। लेकिन इनके बाद की जो पीढ़ी आ रही है तो वो तो उससे वंचित होती जाएगी धीरे धीरे। अगर हम इसको कंक्लूड करें आपके साथ संवाद को, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि भारतीय राजनीति की आज की जरूरत है समाजवाद। अभी भी समाजवाद भारतीय राजनीति की जरूरत बनी हुई है। जी। और समाजवादी चरित्र की जो पार्टियां हैं भले लड़ती झगड़ती रहें, लेकिन जनता का जहां फायदा होता है उसके लिए हमेशा एक होती हैं। और भाजपा का जो चेहरा है वह भी समाजवादी चेहरा है शुरुआती दौर से अब तक, और बहुत बदलाव आया है उसमें अभी भी। उसमें नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।